मनी अर्न कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आदत ही नहीं है एफर्ट करने की, मेहनत करने की। So today we have the founder and the managing director of Calibus Nova, Mr. Rahul Rai sir. So thank you so much for joining with us, and I feel very grateful that आज हमारे पास आप आए, and I got this platform to tell people and students and your audience plus my audience कि real Rahul Rai sir जो है, जो आपका अनफिल्टर्ड साइड है, लोग तो आप जो दिखाते हो वो है, जो अनफिल्टर्ड साइड जो स्वीट इनोसेंट है एंड जो अग्रेसिव साइड है, आज हमें सर वो जानना है आपका। श्योर। सबसे पहले प्लेजर इज़ एंटायरली माइन, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर सकूँ, जिससे आपके ऑडियंस को, या जो मेरे स्टूडेंट हैं, या फर्दर जो भी आपके ऑडियंस हैं, जहाँ तक ये हमारा पॉडकास्ट पहुँचेगा, उन लोगों को एक रियल जो है या जो मैं जानता हूँ वो पहुँचा सके। तो कोशिश करेंगे पूरी। सर तो ये कैलिबस नोवा, इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है? इसकी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई है एक्चुअली, जब हम 12th क्लास में थे, तो हमारे एक टीचर थे, वो एक्चुअली हम लोग, मतलब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं और मेरे पार्टनर पंकज अग्रवाल, हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, और हमारे एक और साथी हैं मुसब सलीम अंसारी, वो भी हमारे साथ हैं। तो जब हम लोग 12th क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे एक सर थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो हम लोग बड़ा अट्रैक्ट हुए उनसे पढ़ने में। तो फिर जब हमने 12 पढ़ लिया, तो फिर एक दिन उनका फ़ोन आया हम लोगों को, और उन्होंने कहा कि यार मैंने अपनी खुद की कोचिंग स्टार्ट की है, तो तुम लोग सपोर्ट करोगे क्या? तो अब 12th क्लास के बाद एट दैट मोमेंट 2002 या 4 में किसी लड़के को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि 12th के जस्ट बाद उसे काम करने को मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब ये घर वालों की भी सपोर्ट है कि 12वीं के बाद हमारा बच्चा काम पे लग गया। तो हम लोग दौड़े दौड़े चले गए। फिर हमने उस सर के लिए बहुत काम किया, यानी अगर हम उस पर अलग से बात करेंगे तो वो काफ़ी समय देने वाली बात है। बट फिर कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बने, है ना। आप जैसे बोल सकते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स होती है, तो फिर उस तरीके से कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ वहाँ पे हुए, तो फिर हमको वो जगह ड्रॉप करनी पड़ी। लेकिन बच्चे हमसे काफ़ी कनेक्टेड थे, तो उन्होंने कहा कि आप ही पढ़ाइए, हमको बाकी लोगों के साथ नहीं जाना है। तो फिर हमने 4 लोगों ने मिलकर एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, है ना, उसका नाम नहीं मैं लूँगा मैं। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ पे बहुत एफ़र्ट की, और बहुत एफ़र्ट करके हमने धीरे धीरे ग्रो किया। बट अगेन फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ बने। मतलब क्या होता है कि जो दोस्त होता है आपका, जो फ्रेंड होता है, वो आपका रियल फ्रेंड है, ये दो ही सिचुएशन में आपको पता चलता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। या तो जब आप बहुत ख़राब सिचुएशन में हैं, या तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं। तो उस समय पर्सनल लेवल पर मैं स्टूडेंट के माइंड में बहुत अच्छी पोजीशन पे था, तो शायद वो मेरे दोस्तों को पसंद नहीं आया। तो अगेन फिर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हुए। तो फिर उसके बाद वहाँ से उन्होंने कुछ ऐसा, मतलब क्या बोलना चाहिए उसे, जाल बनाया, जिसकी वजह से मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा, वो जगह छोड़नी पड़ी, है ना। वो बहुत डिटेल है, उसमें हम नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद मेरा मन ये हो गया कि, मतलब उस तरीके का जाल ये बनाया कि जो स्टूडेंट थे उनके सामने थोड़ा इंसल्ट फील करना पड़ा मुझे, स्टूडेंट और पेरेंट्स के सामने, जो कि मुझे पर्सनल लेवल पे पसंद नहीं आया। मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी की। उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि मैं अब पढ़ाऊँगा ही नहीं, टीचिंग में नहीं जाऊँगा मैं। तो फिर मैं अपने होम टाउन चले गया एमपी में। तो मैं वहाँ पे 2 ढाई महीने रहा। अब सिचुएशन ये थी कि घर वालों को ये मालूम था कि मैं काम कर रहा हूँ, बट ये मुझे मालूम था कि मेरे पास कोई काम अब नहीं है। तो एक दिन मेरे फादर ने मुझसे पूछ लिया 2 ढाई महीने बाद कि तुझे काम नहीं है क्या, या तुझे कोई काम नहीं करना है क्या? मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। तो 2 ढाई महीने बाद मुझे लगा कि अब अपने को चलना चाहिए यहाँ से, और चल के कुछ काम स्टार्ट करना चाहिए। तो हम नागपुर आए। नागपुर आने के बाद हमें कुछ भी नहीं पता था हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ब्लैंक, क्योंकि घर पे तो पता चल गया था काम करते हैं। तो फिर हमारे फ्रेंड है पंकज अग्रवाल, हमने उनको फ़ोन किया और हमने कहा कि यार हम लोग साथ में कोचिंग स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं। तो उन्होंने कहीं से फ़ंड अरेंज किया, है ना। मेरे पास उतनी पोजीशन थी नहीं फ़ंड की। तो उन्होंने कहीं से फ़ंड अरेंज किया, और हमने एक 10 बाय 10 के गैरेज में, एक्चुअली वो पहले गैरेज हुआ करता था, आज भी वहाँ पर है। तो हमने अपना क्लास स्टार्ट किया। तो पंकज सर जो हैं हमारे साथी,
वो उस समय एमबीए कर रहे थे, तो उनको एसआईपी के लिए पुणे जाना था, तो वो तुरंत पुणे निकल गए, मतलब स्टैब्लिश करने के साथ फिर वो पुणे निकल गए। फिर हमने वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया। अब हमने जब कैलिबर को स्टार्ट किया था तो वो मिड सेशन था, तो स्टूडेंट मिल पाना हमारे लिए बहुत, कि वो कैसे मिलेंगे। अभी ये सेमेस्टर पैटर्न आया है, इसके पहले ईयर पैटर्न होता था यूनिवर्सिटी में। तो अब हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। तो फिर हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट थे, तो उनका हमको फ़ोन आया, बोले सर हमारे ना कुछ सब्जेक्ट बैक हैं, आप पढ़ाएंगे क्या सब्जेक्ट। तो अब ना तो उस समय पैसे थे और ना ही कोई ऐसे रिसोर्सेज थे, तो अब रेंट देने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, कुछ तो करना था। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊँगा फॉर श्योर। तो वो जो क्लासरूम था उसमें सिर्फ 15 लोगों के बैठने की सर उस समय आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? जगह, मैं जस्ट ग्रेजुएट, सिर्फ ग्रेजुएट पे। और आप पढ़ा किसको रहे थे? 1 साल छोटे लोगों को। आप सिर्फ बिना एक्सपीरियंस ने बहुत कम एक्सपीरियंस का। हाँ, मेरा ना थोड़ा-सा ग्रास्पिंग पावर तेज़ है, तो मैंने इवन मैं आपको बताऊँ अभी कि मैंने पैसे कमाने के लिए अपने से 2 साल बड़े लोगों को भी पढ़ाया है, पढ़कर। और एक बहुत ख़ास बात है कि मैंने उस समय में, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, बिल्कुल अनफ़िल्टर्ड, मैंने एलएलबी के भी 4 स्टूडेंट को पढ़ाया, जबकि मुझे खुद उतना नॉलेज नहीं था, तो पढ़कर पढ़ा दिया। उसमें से आज मेरे 2-3 स्टूडेंट अच्छे लॉयर भी हैं, अच्छी पोजीशन पे। मतलब मैं 6 महीने के ऊपर नहीं पढ़ाया, उसका क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैंने जस्ट बिगिन, तो उनको मेरा तरीका बहुत पसंद आया। तो बाद में तो मैं उनको एलएलबी नहीं पढ़ा पाया, बट उन्होंने उस पैटर्न को फ़ॉलो किया, जिस पैटर्न से मैं पढ़ाता था। सर आज के टाइम पे जैसे पीपल आर लाइक कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, आर पेरेंट्स फोर्स अस कि हमें एजुकेशन करना ही चाहिए, इन्हें पढ़ाई करो तो ही आगे बढ़ोगे। एंड सर अनदर हैंड बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बिलियनर्स, मिलियनर, वो खुद बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ एंड मैं उस बंदे को हायर करूँगा जिसमें नॉलेज है और केपेबल है। ज़रूरी नहीं हो उसका डिग्री हो क्यों नहीं, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रेड्स पे बिलीव करता है। सो तो आपका मानना है क्या है इस पर? ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटिव बात है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये बात क्लासेस में भी बोलता हूँ, आज अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। देखिए ना, एक लाइफ स्पैन और एक जनरेशन जो होता है ना, वो 50 टू 60 ईयर्स में बदलता है। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश ऐसे करो कि आपके दादाजी के जो एक्सपीरियंसेस होंगे, वो आपके पापा के पास 50% आए होंगे, 50% उनके ओन एक्सपीरियंसेस होंगे। एट द सेम मोमेंट आपके फादर के जो एक्सपीरियंसेस होंगे, वो आपके पास 50% आए होंगे और 50% आपके खुद के ओन एक्सपीरियंसेस होंगे। तो ये जब भी कोई बोलता है कि मतलब पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है या ऐसा नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उसको कौन फॉलो कर रहा है। आप इसको समझो, इलॉन मस्क या बिल गेट्स या मार्क ज़ुकरबर्ग या धीरू भाई अंबानी, इन सब लोगों ने बोला कुछ और है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को लिया किसी और तरीके से गया है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, बिल गेट्स का एक थॉट है कि मैं काम करने के लिए हमेशा लेज़ी लोगों को हायर करता हूँ, मानते हैं आप, राइट? तो वो कहते हैं कि इसलिए हायर करता हूँ ताकि वो काम जल्दी करते हैं, बट वो कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है ना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। आप एक लेज़ी डॉक्टर कैसे हायर कर सकते हैं? अगर डॉक्टर लेज़ी हो गया, पेशेंट प्रॉब्लम हो जाएंगे। पेशेंट प्रॉब्लम में आ जाएगा। आप एक वर्कर लेज़ी कर सकते हैं, हाँ, आप एक कोडर लेज़ी कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा, 1000 लाइन की कोड दिमाग लगा के 500 लाइन या 200 लाइन में कर देगा। आप समझ रहे हैं? तो थॉट बोले किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, उसको समझते हैं हम किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से। आज का जो यूथ है, आप मेरे को समझने की कोशिश करो। जैसे आज से पुराने ज़माने में कुछ लोग बोलते थे कि हमने पढ़ा लिखा नहीं, बट हमने फिर भी एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ा और आपने 500 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया, तो अगर आप पढ़ लेते तो आप ज़्यादा का बड़ा एम्पायर खड़ा कर। और ये जितने भी पुराने लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, इन्होंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है, तो वो उस चीज़ को ग्रो करी। एक एग्जांपल है, अंबानी साहब को 2000 करोड़ की कंपनी बनाने में 10 साल लगे, राइट? दीपेंद्र गोयल ने वही कंपनी 5 साल में बनाई, बिकॉज वो एजुकेशन को समझ पाए। तो आज की तारीख में पढ़ा लिखा होना या बुकिश नॉलेज या ग्रेजुएट, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने जो एजुकेशन ली, पहली बात, अगर आपके पास क्या कहना चाहिए उसे, रिसोर्सेज हैं, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, मेरा ये कहना है। और
अगर आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का तो ज़रूर पढ़िए, एट द सेम मोमेंट उसको अप्लाई कीजिए। इवन कई बार ऐसे लोग होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ, कई बार हमारे घर वाले हमें बोलते हैं कि हमारा कोई बड़ा भाई बहन है, मुंबई में है, पुणे में है, कोई रिलेटिव है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे, और बोलते हैं कि तू इससे सजेशन ले कि इसने करियर में क्या करना चाहिए। अब आप इस चीज़ को समझो कि अगर हमारा कोई बड़ा भाई बहन किसी भी रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो मुंबई में है और वो हमें सजेशन दे रहा है कि तू ये कर, अब एट द सेम मोमेंट मुझे बताओ, अगर हमारे बड़े भाई बहन के पास 1 लाख रुपए की सैलरी 1 तारीख को आती है और 15 तारीख को ख़त्म हो जाती है, और 15 दिन वो उधार की ज़िंदगी जीता है, तो वो मुझे क्या सजेशन देगा? बिल्कुल सही, 100%। करेक्ट। एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू सबके लिए अलग अलग है, ये मेरा बिलीव है। तो मेरा समरी ये है कि अगर मौका मिले तो पढ़ना चाहिए। पढ़ना ये सेकेंडरी है, उसको इम्प्लीमेंट करते आना ये ज़रूरी, ये बाकी बड़े बड़े लोगों का यही कहना है। तो जैसे मेरे फादर, वो मुझे बोलते हैं लाइक ही इज़ नॉट एजुकेटेड बट वो इतना नॉलेज रखते हैं दैट ही कैन हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन विद एनी एजुकेटेड पर्सन। उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है, लाइक वो सबको ये बोलते हैं, हर पीढ़ी अपने माँ बाप को अनपढ़ समझती है। जैसे मेरे पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी में इतना नॉलेज नहीं है, जैसे मैं टेक्नोलॉजी में गुड हूँ, मेरे बच्चे मेरे को अनपढ़ समझेंगे। सो तो इसमें एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है? ना, ये देखिए, आपके पापा कहते हैं, आपके पापा सही कहते हैं, ठीक है। इवन अगर आपकी एज में आप किसी से भी बोलेंगे तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू सेम है। अब जैसे ये जनरेशन गैप नहीं है, ये थॉट प्रोसेस का गैप है। देखिए, एकदम सिंपल सा फंडा है, आपके फादर जो हैं वो जो ग्रोथ देखे हैं वो ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी का ग्रोथ है, मानते हैं आप। बट आपने जो ग्रोथ देखी है वो पीसी से टैबलेट तक की ग्रोथ देखी है। तो जनरेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, राइट है। तो हर पेरेंट्स को और हर बच्चे को फ़िलहाल ये समझना पड़ेगा कि सिचुएशन के साथ चलना है, एक दूसरे के साथ नहीं चलना है। जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इवन हर पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंसेस है वो, देखिए, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस से हमारा बच्चा सीखे, राइट है। बट एट द सेम मोमेंट आपका जो एक्सपीरियंसेस है आप उसको अप्लाई करते हैं, हर बच्चा यही करता है, ठीक। और वो एक्सपीरियंसेस मैच नहीं होते हैं। बट एक बात याद रखिए, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब मैं आपके ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स के जो एक्सपीरियंस हैं, राइट है, वो आपके लिए धन के समान है, लक्ष्मी के समान है। वो आज नहीं तो कल आपके काम आएंगे, ये फॉर श्योर है। आज आपके और उनकी बात नहीं बन रही, या सपोज़ गैप है, बट आप इसको नोट कर लो। आपके सारे ऑडियंस को मैं बता दूं, आपके पेरेंट्स के एक्सपीरियंस आपकी धन लक्ष्मी है। वो आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देगी, आज नहीं देगी, जब आप किसी टफ सिचुएशंस में आएंगे तब देगी। तो उसको आपको स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि ये पेरेंट्स ही, एक बोल दूं एकदम क्लियर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पेरेंट्स ही ऐसे लोग हैं जो ये जानते हुए भी अपने बच्चे को पैसा दे देते हैं कि ये ख़राब होने वाला है। मतलब उनको मालूम है कि मेरा बेटा या बेटी क्या करेगा इसका, राइट। अभी आपकी जनरेशन में या मेरी जनरेशन में, हमारी जनरेशन में जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सर, 100%। उनके उसमें नहीं थे। मतलब उन जेब से निकालते बराबर उनको मालूम है कि इसका बंटा डार होगा, बट वो फिर भी देते हैं। इसके लिए हिम्मत लगती है अपना पैसा किसी को देना। आज के ज़माने में सर कोई अपना एक रुपया किसी को देता है तो वो मन में सोचता है, उसे हर्ट होता है कि मैं उसको अपना पैसा दे रहा हूँ। एग्जैक्टली। जानते हुए भी दे देते हैं कि ख़त्म। यूजुअली मैंने देखा है इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत कंपेयर करते हैं, विच इज़ वेरी, जैसे मेरे को बचपन से बहुत कंपेयर किया गया है कि ये बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, तू नहीं ला रहा है, ये स्पोर्ट्स में तेरे से आ गए, ये पढ़ाई में तेरे से आ गए। सो जो अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है कि तू तो नालायक निकला, तू तो ऐसा निकला, तू तो ये निकला, तो आगे नहीं बढ़ पाया। सर कोई भी बच्चा बहुत टूट जाता है उससे। देखो, आपको मैं इसका एक सबसे अच्छा आंसर देता हूँ। ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये इमेज, ये सब सोसाइटी की बनाई हुई बातें हैं, ठीक है। आप इसको समझो। देखो, कंपैरिजन तो होगा। मैं आपको बताऊँ, हम इंडिया में है ना, तो हमको कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा, है ना। जब हम समोसा ऑर्डर करते हैं तो हमको मालूम है अंदर आलू रहेगा, मानते हैं आप इस बात को? तो आप इंडिया में हो ना, तो आप एक्सेप्ट कर लो। देखो, इंडियन पेरेंट्स ना सोसाइटी से घिरे हुए हैं, ठीक। पुअर हो, रिच हो या मीडियम क्लास हो, सोसाइटी में, मानते हैं आप इस बात को? तो सोसाइटी जो है ना, वो अपना रंग दिखाती है। आपके पापा मम्मी नहीं बोल रहे हैं कि आप नालायक हो, उनको फोर्स किया जा रहा है बोलने के लिए कि मेरा बेटा बेटर है, आपका नहीं। इसको समझो आप। तो अब एक एग्जांपल के तौर पे, अगर एक रेस हो रही है ना, और 3 लोग दौड़ रहे हैं,
तो कौन पेरेंट्स ये चाहेगा कि मेरा बेटा थर्ड आए? वो रियलिटी में किसी को थोड़ा आना ही आना पड़ेगा। ही पड़ेगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आज मैं दोनों के आंसर करता हूँ। बहुत सिंपल बात है, इट्स ओके टू बी एवरेज। अगर आप एवरेज हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इट्स ओके टू बी एवरेज। अब रही बात ये सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की, ये उम्र के साथ बनेगा। 100 बार डैमेज होगा, फिर बनेगा और फिर डैमेज होगा। दैट्स इट। आप सक्सेस हो जाओगे ना, तो फिर इन सब वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं है। और ना फिर आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोलेंगे, ना फिर आपको आपकी सोसाइटी कुछ बोलेगी। बहुत सिंपल सा फंडा है। देखिए, एक वर्ड है, हमने तो पहले ही कहा था। इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप अनसक्सेसफुल हो गए तो हमने तो पहले ही कहा था ऐसा होगा, बन गए तो और भी अगर आप बन गए तो भी हमने तो पहले ही कहा था कि इस लड़के में कुछ ना कुछ गट्स है। कुत्ते और चीते की रेस लगेगी, तो मुझे नहीं लगता कि चीते को दौड़ना चाहिए। वो अपनी वैल्यू क्यों गिराया उसमें। वैल्यू क्यों गिराएगा वो उसके साथ दौड़ के? और रही बात सोसाइटी की, तो सोसाइटी का फंडा बहुत सिंपल है। जैसी सोसाइटी रहेगी ना, वैसे हम रहेंगे। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारी संगत हमारे करियर में, हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम सांपों के साथ रहेंगे तो वो डसना ही सिखाएंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं सिखा सकते। अगर हम कुत्तों के साथ रहेंगे तो भौंकना ही सिखाएंगे। मतलब अगर बहुत हाई क्वालिटी का भी कुत्ता आ गया तो स्टाइलिश तरीके से भौंकेगा, बट सिखाएगा तो भौंकना ही। तो डिपेंड हमको करता है कि हमें किसके साथ रहना है। सर, मैंने एक आर्टिकल रिपोर्ट पढ़ी थी कि एक नॉर्मल टीचर अपनी पूरी इंटायर लाइफ टीचिंग करियर में 10 से 50,000, या मैक्स 50 बहुत ज़्यादा बोल दिया वो, मतलब 10 से 30-40 हज़ार बच्चे पढ़ाते हैं अपनी पूरी इंटायर लाइफ में। सर आपका। देखो, मैंने ना अभी ऐसा कैलकुलेट नहीं किया, बट मैं अगर 2007 से लेके अभी तक की बात करूँ, ओवरऑल अगर हम किसी बच्चे को रिपीट ना करें, रिपीट ना करे, यानी कि सिंगल 11 से अगर वो ग्रेजुएशन तक भी आया, तो हम 50,000 प्लस पहुंच चुके हैं। 50,000 सिंगल एंट्री पे। यस, सिंगल एंट्री पे। बाप रे। तो जैसे अभी जनरेशन चेंज हो रही है, जेन जी एक बहुत रिसेंट वर्ड है, जेन जी, राइट। जेन जी। सो तो आप टीचिंग में कैसे अडाप्ट करते हैं इसे, यानी अभी जेन जी को पढ़ाना सबसे डिफिकल्ट जनरेशन है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका बहुत सिंपल आंसर ये है कि मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि मैं जो जनरेशन है उसके साथ चल सकूँ। मतलब जो लोगों को पसंद है वो मैं मतलब यानी सीधी भाषा में, अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो पता लगाओ क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, उसके बारे में बात करो, हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपका स्टाइल सर एकदम कैजुअल, रेड रेड स्पेक्स, एकदम टी शर्ट कैजुअल, जेन जी ऐसे प्रॉपर जेन जी लग रहे। सो तो अडाप्ट इज स्टूडेंट से आया है कि आप कि यानी अब स्टूडेंट्स है। मेरे स्टूडेंट मेरे सबसे बड़े टीचर हैं, उन्हीं से देख के तो सब सीखता हूँ मैं। सर ऐसे कभी मोमेंट आया कि स्टूडेंट्स ने आपको सिखा के गए, बहुत बड़े मोमेंट्स हैं ऐसे, कई बार ऐसे मोमेंट्स आए स्टूडेंट ने हमको सिखा के। कोई अच्छा बहुत इंस्पिरेशनल ऐसे कुछ कि आपने देखा हो कि नहीं यार, ये बंदा को लेसन देके गया लाइफ में अच्छे वे में। आ, हमारी ना एक स्टूडेंट थी, वो मराठी मीडियम की स्टूडेंट थी 12th तक। फिर उसने एक बार इंग्लिश मीडियम में एंट्री की, तो वो पहले साल उसके पूरे सब्जेक्ट बैक आ गए। ये 2011 की बात होगी, समथिंग समथिंग। फिर उसको पता चला कि गैलीबर्स में पढ़ाते हैं, तो वो आई हमारे पास पढ़ने। तो वो मुझसे बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। तो उसने मेरे पास 3 साल पढ़ा। तो इन 3 सालों में कभी भी उसने मुझसे बात नहीं की, यस नो कभी भी नहीं। अगर मैं उसको ऐसे देख भी लूँ तो वो ऐसा मुंह घुमा लेती थी साइड में कि अब मुझे क्या बोलेंगे। तो एक बार मैं आईएएस और आईपीएस के बारे में कुछ बता रहा था, क्योंकि मैं चाहता था आईएएस आईपीएस बनना, बट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाया। मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कैसे जाते हैं। ना आपको इंटरेस्ट था उसमें। इंटरेस्ट था, बट इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कैसे जाते हैं। तो मुझे डिटेल थी, तो मैंने चाहा कि बच्चों को बता दिया जाए। तो मुझे नहीं पता था, उस लड़की ने उसको अडॉप्ट किया, भगवान जाने। बहुत समय बीत गया, 5-6 साल हो गए, 5-6 नहीं, इवन 6-7 साल हो गए। 2017 में दिवाली के 2 दिन पहले, धनतेरस के दिन, एक लड़की आई पुलिस की वर्दी पहन के, कैलिबर्स में प्रॉपरली। तो मैं और मेरे साथ 1-2 लोग ही थे। तो मैं डर गया एकदम से, मतलब पुलिस आई है। फिर मैंने ऐसे जेब में पैसे देखा, मेरा पैसे वैसे तो हैं इनफ। फिर मैंने बोला लेडी पुलिस क्यों आई है, अब तुरंत मूवमेंट चलता है। तो उसने मुझे मिठाई खिलाया। मैं बोला पुलिस क्यों मिठाई खिला रही भाई, क्या हो गया? मैंने बोला ठीक है, थैंक यू सो मच। बोले सर आपने मुझे पहचाना? मैंने बोला नहीं। बोले सर वो मैं आपकी स्टूडेंट थी, ऐसे पढ़ा करती थी, आपने एक बार आईएएस आईपीएस के बारे में बताया। मेरा बेटा मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। फिर तो कॉन्फिडेंस आ गया ना, अब तो पढ़ी है। फिर उसने मुझे बताया, बोले मैं बहुत डरती थी आपसे। तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट था कि अब हम तो बोल कर भूल जाते हैं कि हमने कितने लोगों को क्या बोला, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं
तो ये सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट था। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, राहुल राज जो पढ़ाता है एग्जाम में वही आता है। सर ये मैंने एक नहीं दो नहीं जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे आए, इवन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगा, जब मेरा 12th स्टैंडर्ड था, आपके नोट्स रात को आपकी बैच रहती थी, तो आप नोट्स उसी समय देते थे रात को कि बच्चा जाए सुबह पढ़े फिर एग्ज़ाम देने जाए। सर हमने खुद जो आपके यहाँ पढ़ते रहे उनसे नोट्स मंगाए कि सर जो पढ़ाते हैं वो 100% आता है। सर इसका राज क्या है? ये तो यूएसपी है। ये चलो खैर आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। राज कुछ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है। देखो, एक फील्ड है, पढ़ाते पढ़ाते ना एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि समझ जाता है कि क्या पूछेगा, है ना, क्योंकि 10 साल से चीज़ों को कर रहे हैं। तो 10 साल में 20 पेपर हो गए, एक पेपर 2 बार होते हैं ना, तो वो दिमाग में बैठा है कि क्या हो सकता है। और इवन आफ्टर आप या आपके ऑडियंस इसको माने या नहीं माने, बट मैं इस बात को मानता हूँ कि जब आप अपने काम में 200% की एफर्ट डालते हो तो भगवान आपका साथ देता है, और वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में सरस्वती बैठती है। मतलब मैं ओपनली बोल रहा हूँ ये बात, और उसका रिजल्ट आता है। मैं तब तक किसी स्टूडेंट को नहीं छोड़ता जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि मैंने अपना 100% दे दिया। अभी कुछ क्लासेस तो ऐसी है वो मैं बहुत कम भी पढ़ाऊँ तो मुझे पता है ये आने वाला है। तो ये है, बाकी एक्सपीरियंस है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, नॉट एज ए मोर देन। टीचर आप पे बहुत नॉलेज देनी पड़ती है, हमें बहुत नॉलेज लेनी पड़ती है। तो आपने ऐसा क्या अपने आप को प्रेजेंट किया, अपने आप को बनाया है सर? बिकॉज इतनी सालों की मेहनत कुछ टाइम में तो नहीं बन सकती है। तो कुछ तो आपने ऐसा किया होगा कि आपका कुछ तो मंत्र जो आप नॉर्मल टीचर्स को देना चाहोगे कि तुम ये करोगे तो यू कैन गेट सक्सेस। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी पर्सन किसी भी टीचर के पास क्यों जाता है, सिर्फ इसलिए जाता है कि किसी बुक में, किसी कोर्स में चीज़ उसको टफ लग रही है, उसको आसान करके दो। तो एक टीचर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस लेवल पर वो आसान लैंग्वेज में स्टूडेंट को समझा सकता है समझा दे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज मत पढ़ाइए, कल खुद पढ़ कर आइए फिर पढ़ा दीजिए, बट गलत मत पढ़ाइए। डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जेनजी जो मांग रहा है वो आपको आना चाहिए, सिंपल। और ये जेनजी वर्ड आज का नहीं, बहुत पुराना है, ट्रेंड में अभी आया है। हर साल जनरेशन बदलती है। अब जैसे अगर आप बात करें तो आप अगर आज आप अपने स्कूलिंग के लोगों को, आपकी स्कूलिंग के बाद अगर आप आज की स्कूलिंग को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत पीछे हैं। बुलेट्स है उन्हें, हाँ, गैजेट्स है, और भी फर्दर राइट। हैं चीज़ें हैं। तो वो जनरेशन को जो चाहिए वो आपको आना चाहिए, बात खत्म। ये रियलिटी है। That's it। सबसे बड़ा आज का जो मेन टॉपिक है कि स्टूडेंट, हाउ टू गेट देम टू नो व्हाट दे वांट, चूज़ क्या करें सर, सब कंफ्यूज है। चाहे वो कोई कोर्स भी कर रहे होंगे तो उसमें कंफ्यूजन है कि यार मैं छोड़ तो दूँ, ये मैं कुछ और कर लेता हूँ। पीपल शिफ्ट कॉलेजेस, चेंज करते हैं, अपनी स्ट्रीम चेंज करते हैं, वापस 12th पढ़ते हैं, अब साइंस पढ़ना है। कभी पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि ये पढ़ ले। सो जनरेशन बहुत कन्फ्यूजन में, बहुत कन्फ्यूजन है। काउंसलर ले रहे, ये कर रहे, पेरेंट्स एडवाइस दे रहे, बट सर मैं बिलीव करता हूँ कि हर चीज़ जो हम सुनते हैं कि भाई ये कोर्स कर ले ये अच्छा है, ये कोर्स कर ले ये अच्छा है, इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। जो मन बोले वो करना चाहिए। बट सर मन भी बचक रहा है कि भाई ये भी ना करे वो भी करे, ये पायलट बन गया बहुत कमाई है वो कर लेते, ये नेवी में चला गया ये कमाई है वो कर लेते, बीबीए कर लेते जॉब अच्छी मिल जाएंगी। सर जनरेशन कन्फ्यूजन में, सर कुछ तो इलाज होगा इसका। है ना, बहुत सिंपल इलाज है। इलाज सिर्फ इतना है कि ऑप्शंस कम कर लें। सबसे पहले ऑप्शंस कम कर लें। मैं बहुत अनयूजुअल तरीका बताता हूँ एक। अगर किसी को भी अपने करियर को लेकर डिस्टर्बेंस है तो उसने सबसे पहले अपने घर वालों के पास जाना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि मुझे कुछ पैसे दो। वो पैसे लेकर और एक नोकिया का फ़ोन लेकर जिसमें कोई व्हाट्सअप ना चले, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन हो, और कुछ लिमिटेड पैसे लेकर, लिमिटेड मतलब लग्जरी नहीं, लिमिटेड पैसे लेकर उसे कोई भी आस पास के जंगल में चले जाना चाहिए। एक छोटी सी होटल में स्टे करना चाहिए विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, जहाँ पर उसने सिर्फ एक टाइम खाना खाए। मैं आपको बहुत जेन्युइन रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है। सुबह शाम अपने घर वालों को फ़ोन कर कर सिर्फ 2 वर्ड्स बोले, ज़िंदा हूँ, ठीक। पहले दिन तकलीफ़ होगी, दूसरे दिन तकलीफ़ होगी। जब हम नेचर से जुड़ेंगे, ठीक है, तो नेचर हमको आंसर करेगा कि हम किसके लिए बने। टू बी वेरी फ्रैंक, आप भीड़ में रहोगे ना, आप कभी नहीं कर। देखिए, आज सपोज़ मान के चलते हैं हम इस रूम में बैठे हैं, आज आप अकेले बैठे हो तो 2 मिनट
के बाद आप अपने आप पे फोकस करोगे। मैं आपको बताऊं, हर लड़के और लड़की को अपने करियर की परवाह है। दिन भर में 3 बार वो अपने करियर के बारे में सोचता है, बट उसको अंधेरा दिखता है तो वापस आ जाता है। मतलब इवन कई बार मम्मी पापा के साथ हम नाश्ता ही इसलिए नहीं करते कि हमसे पूछेंगे कि आगे तेको क्या करना क्या है। करना है? तो हम बोलते हैं कि जब मुझे पता हो तब तो मैं आपको बताऊं क्या करना है। इसलिए हम सुना सुनाया जवाब देते हैं, क्या करना है, सीए करना है, क्या करना है, आईआईटी करना है, क्या करना है, नीट करना है। भले हो ना हो रहो, ना, वो बात अलग। अरे स्पेलिंग नहीं मालूम, हो ना हो बहुत दूर की बात है, फुल फॉर्म नहीं फुल पता फॉर्म है। नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि निकल जाना चाहिए, सारे डिस्टर्बेंस को साइड रख के। पहले दिन आपको बोल रहेगा, दूसरे दिन आएगा, सेल्फ टॉक स्टार्ट हो जाएगी थर्ड डे, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। अभी फिलहाल तो सब जनरेशन जा रही है वो ट्रेडिंग, इजी मनी, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, यानी इवन बैड लैंग्वेज में बोले तो सट्टा, गैम्बलिंग, ऑप्शंस एंड ऑल, बिकॉज इंडियन में ऑप्शंस को आज भी गैम्बलिंग बोला जाता है। सो तो आप बिलीव करते हैं शेयर मार्केट? आपने ना ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं चाहता था आप ये क्वेश्चंस करें। देखो मैं इसका आपको बहुत शानदार आंसर करता हूँ। ट्रेडिंग है ना, रमी सर्कल, ड्रीम 11, जो भी है, नाम लेना नहीं चाहिए, भगवान जाने, फैंटेसी ऐप, ये इजी मनी है। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लोग सर्व कर रहे हैं, हम उसको कैरी कर रहे हैं, बट इसके पीछे के साइंस को समझना है। ठीक है, अगर 15, 16, 17 साल से लेके 25 साल तक की एज में आपको, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी इजी मनी कमाने की आदत लग गई, मानते हैं आप इस बात को, तो लाइफ में जब एक टफ टाइम आएगा, जब आपके पास से भगवान ना करे वो इजी मनी चली जाए, राइट, तो आपको बहुत हार्ड अर्न मनी कमानी पड़ेगी, और तब आपको हार्ड अर्न करने की आदत ही नहीं रहेगी, तो आप कैसे करेंगे? तो मेरा ये कहना है, बैलेंस करें, ज़बरदस्त एफर्ट करें, मेहनत करें। तो जब आप मेहनत से पैसा कमाएंगे, तो मेहनत से कमाए हुए पैसे की आपको वैल्यू रहेगी, और फिर आप भले ही उस पैसे को इजी मनी में लगाए, वो बैलेंस है। अगर आप सोचेंगे कि इजी मनी आने देते हैं और अपनी बॉडी को रन नहीं करते, तो ये आने वाले समय में बहुत बुरा इम्पैक्ट है। मैं फिर इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, हार्ड अर्न मनी का यूज़ करके इजी मनी बनाइए, सिर्फ इजी मनी की आदत मत डालिए, अदरवाइज एक समय आएगा जब हम हार्ड मनी अर्न कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आदत ही नहीं है एफर्ट करने की, मेहनत करने की। फ्रेंडशिप क्या प्ले करती है आपके लिए रोल? बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए मेरे 2 बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, एक मेरे पार्टनर है और एक मेरी वाइफ है। तो अ, मेरे पार्टनर ने तो मुझे हमेशा हर लेवल पे सपोर्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी वाइफ ने ना मुझे बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाई है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे पॉजिटिव रहना पसंद है, तो उनका कहना पड़ता है कि आप पॉजिटिव क्यों रह रहे हो, आप प्रैक्टिकल रहो। ये बहुत बड़ी बात है, अगर हम इसके डिटेल में जाते हैं तो प्रैक्टिकल मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जो रियलिटी है वो। ठीक है, तो फ्रेंडशिप का ऐसा है, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बूढ़े पर्सन थे, वो बार बार अपने बेटे को ये बोलते थे कि देख तेरे दोस्त गलत हैं। तो एक दिन गुस्से में उनके बेटे ने बोला कि पापा आप मुझे क्या दोस्त पे लेक्चर दे रहे हो, आपका तो खुद का कोई दोस्त नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चल मैं तेरे को बताता हूँ मेरा दोस्त है या नहीं। तो वो 300 किलोमीटर उसको ड्राइव करके लेके गए, और उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया। इस स्टोरी से आपको फ्रेंडशिप का वैल्यू समझ जाएगा। दरवाज़ा खटखटाया तो एक अंकल बाहर आए, और उन्होंने देखते बराबर अंदर चले गए। तो बेटे ने अपने फादर को बोला कि बोले देखो पापा, इन्होंने तो आपको पहचानने से मना कर दिया। तो उसके फादर ने बोला 2 मिनट रुक। उसके जो फ्रेंड थे वो एक हाथ में पैसा और एक हाथ में तलवार लेकर आए। जो लड़के के पापा थे? वो फ्रेंड थे जिनसे वो मिलने गए थे, और उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि बोले तू मुझसे 20 साल बाद मिलने आया है, तो या तो तेरे को पैसों की प्रॉब्लम है, या तो तुझे कोई तंग कर रहा है। तो अगर तुझे पैसों की प्रॉब्लम है तो ये पैसा ले ले, और कोई तंग कर रहा है तो मेरे पास तलवार है, चल। तो वो लड़का देखते रह गया। तो फ्रेंडशिप या कोई भी रिलेशन में साथ रहना ज़रूरी नहीं है। देखिए मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव ये है कि मैं ये स्ट्रांगली मानता हूँ कि अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, तो आपको उसको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं खुश हूँ या मैं प्रॉब्लम में हूँ, वो समझ जाएगा। असली सर, आप एक अच्छे स्टेज पे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप अपने स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे, एक तो मोटिवेशन? गमले की औकात होती है ना, वो बरगद को भी, मतलब ऐसा मेरा एक, मैंने कहीं पे सुना था, तो मैं आपके उसमें बोल देता हूँ कि कौड़ी कौड़ी में बिके हुए लोग
कौड़ी कौड़ी में बिके हुए लोग, समझौता करके घुटनों पे टिके हुए लोग, बरगद की बात करते हैं गमले में उगे हुए लोग। तो मेरा यही सजेशन है कि किसी के बोलने पर अपनी एबिलिटी को डाउन मत कीजिए। आप अपनी एबिलिटी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पता लगाइए और ग्रो। मतलब किसी का जजमेंट नहीं, मतलब इवन किसी ने बोल दिया तुम बर्बाद हो जाओगे तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और किसी ने बोल दिया कि आप बहुत आगे जाओगे तो भी। मेरा स्ट्रांग बिलीव है, मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ, एक छोटा सा वर्ड है झटको। झटको का मतलब है कि अगर आप किसी ने आपकी तारीफ़ किया तो भी झटक दो, ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, और किसी ने आपकी बुराई किया तो भी झटक दो। जितना झटकोगे उतना बेटर रहेगा। हाँ, बस बैलेंस रहो, खुश रहो। ओके सर, थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सर जॉइनिंग फॉर अस। बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा।